ठीक है। इनमें से सबसे पहला जो है वो हमारा वो मेथड डेवलपमेंट के हवाले से है, और उसमें हम मेथड की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेथड की वैलिडेशन पढ़ेंगे, मेथड की जो है ना वो जो है ना क्या उसे कहते हैं इवेलुएशन वगैरह को हम जो है ना वो उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड। तो आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब पढ़ते हुए आपको काफी अरसा हो गया है, तो आपको इस चीज का अंदाजा तो होना चाहिए कि एनालिटिकल का बेसिक जो पर्पस होता है कि एनालिसिस एनालिसिस के लिए मेथड्स जो है ना उसको हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब इसमें एक एक तो ये आ जाता है कि एक तो नए मेथड को जाहिर है डेवलप करना किसी भी एनालिसिस के लिए, ठीक है, वो इसमें शामिल होता है। ठीक है। और उसके अलावा फिर इसमें आ जाता है कि जो ऑलरेडी मौजूद है एक मेथड, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसको किस तरह से मजीद ज्यादा जो है ना वो फायदेमंद बनाया जा सकता है। फिर उसमें ये भी हो जाता है कि भाई जो है ना वो पहले से मौजूद एक मेथड है उसको किन किन चीजों पे मजीद अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी जो रिसर्च है, ये जो सारी फील्ड है, ये जो सारी डोमेन है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है कि हम एस्टेब्लिश्ड मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और एग्जिस्टिंग मेथड्स को जो है ना वो नए सैंपल्स पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और नए एनालिटिकल मेथड डेवलप करते हैं। देखिए आमतौर पे जो रिसर्च होती है हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में या जो डेवलप्ड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें उनमें ज्यादातर जो रिसर्च होती है ना उसका फोकस इसी चीज पे होता है कि भाई किस तरह से हम जो है वो एक ऑलरेडी मौजूद एक मेथड जो है उसको किसी नए सैंपल पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें जी कि मैंने जो ना वो कोई रिसर्च की, तो मैंने फास्फेट रॉक का सैंपल लिया। ठीक है। और उस पे मैंने एक ऑलरेडी मौजूद एक मेथड था, एक ऑलरेडी मौजूद टेक्निक थी, प्रोसीजर था, उसको अप्लाई कर दिया और उसका क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया। ठीक है। तो ये इसमें ये आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं कि कुछ लफ्ज हैं आमतौर पे जब हम उनको यूज करते हैं तो उनका एक ही मतलब लिया जाता है, टेक्निक, मेथड, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज हैं। टेक्निक होती है कि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो किसी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए यूज की जाती है, जिसके जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में है। मिसाल के तौर पर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है। ठीक है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में भी टेक्निक्स की टाइप्स आ जाती हैं, उसमें यूवी आ जाती है, आईआर आ जाती है, वो सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है। यूवी एक अलग टेक्निक होगी, आईआर एक अलग टेक्निक होगी। ठीक है। और इसी तरह जो है ना वो एनएमआर एक अलग टेक्निक होगी। ठीक है। और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ना वो एक अलग टेक्निक होगी। ठीक है। तो टेक्निक से मुराद होता है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल, या वो जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट, या वो जो है ना वो थ्योरी जो किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, उसको टेक्निक बोलते हैं। अच्छा, अब टेक्निक के आगे फर्दर आ जाता है जी मेथड। मेथड क्या होता है जी? अब देखिए ना, फर्ज करें आपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक यूज करनी है, सही है ना। या मिसाल के तौर पर जो ना वो कोई भी, चले इसकी एग्जांपल लेते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप यूज कर रहे हैं जी यूवी विजिबल। ठीक है। यूवी विजिबल टेक्निक, आपको पता चल गया कि आपके पास एक सैंपल था। मिसाल के तौर पर आपके पास सैंपल था जी फर्ज करें ये उसने मिसाल दी पैरारोजेनिलीन है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए एक मेथड होगा। मेथड से मुराद ये है कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड को किस चीज में हल करना है, सोल्यूशन किस चीज का बनाना है, उसका जो ना वो टेम्परेचर क्या रखना है, उसकी जो सारी जो ये जो पैरामीटर्स होंगे जो सेट करना, उसका सैंपल बनाना और उस सैंपल की प्रिपरेशन करना, वो जो सारा काम है उसको हम मेथड बोलते हैं कि किस मेथड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखें यूवी विजिबल में डिफरेंट चीजों का ऑब्जर्व करने का मेथड डिफरेंट होगा, हर चीज को का जो ना वो मेथड डिफरेंट होगा कि हमने उसका सोल्यूशन किस चीज में बनाना है सैंपल का, और उसको डिजोल्व किस चीज में करना है, उसकी उसको ग्राइंड करना है कि नहीं करना, उसको किस फॉर्म में लेना है। तो ये सारा कुछ आ जाता है जी मेथड में, कि आप एक टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सी जो ना वो अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली आप यूं समझ सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि जो मेथड है, मेथड का ताल्लुक बेसिकली हाँ, मेथड का ताल्लुक बेसिकली सैंपल प्रिपरेशन के साथ होता है। ठीक है। कि टेक्निक का तो पता है कि आपने यूवी आईआर यूज करनी है, तो उस यूवी आईआर यूवी विजिबल में सॉरी यूज करने के लिए
आपका सैंपल किस फॉर्म में होना चाहिए, सैंपल की जो प्रिपरेशन है वो मेथड में आ जाती है कि आप कौन सा मेथड यूज करें। कई दफा हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल होते हैं, सही है ना। ठीक है, अब टेक्निक्स भी हो सकती हैं अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल है, आप उसको यूवी विजिबल से भी एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से भी कर सकते हैं, और हर एक में जाहिर है मेथड डिफरेंट होगा। ठीक है, और सेम टेक्निक में भी मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोसीजर। प्रोसीजर फिर मेथड की आगे इलेबोरेशन होती है। ठीक है ना, मेथड की आगे इलेबोरेशन होती है कि फर्ज करें आपने प्रोसीजर में करना है कि पहले आपने सोल्यूशन बनाना है, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ये जो डिटेल्स होती हैं जो सेट कर ली जाती हैं, इनको हम प्रोसीजर बोलते हैं, या यूं समझ लें ये हमारा काम करने की जो ना वो तरतीब होती है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स। ठीक है, टू परफॉर्म मेथड। ठीक है, और मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम जो स्टेप्स जो ना वो फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, ये जो हम एनालिटिक अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं कि भाई हमने पहले सॉल्यूशन बनाया था, फिर हमने उसकी जो ना वो डिल्यूशन की थी, फिर हमने उसका एनालिसिस किया था, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आए थे, ये सारा कुछ जो है ना वो प्रोसीजर में आ जाता है। अच्छा, आपको ये जो एग्जांपल नजर आ रही है स्क्रीन पे, वो कहता है जी कि ये जो पैरारोजेनिलीन मेथड है उसके सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने का, इसके साथ उसने एक लिखा हुआ है ASTM D2914। ठीक है, ये जो ASTM है ना, ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, जो क्या काम करती है, जो कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड देती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड देती है, मतलब ये उसने उन्होंने नंबर दिया होता है, उस नंबर को आप सर्च करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड मेथड मिलता है कि भाई। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, वो आगे भी डेफिनेशन आएगी। स्टैंडर्ड मेथड होता है कि भाई जो हमें बड़े अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, रिलायबल रिजल्ट देता है। देखिए ना, आप थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन चेंज करने से, सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करने से, जो ना वो उसकी जो ना वो कंडीशन चेंज करने से, सॉल्वेंट चेंज करने से जो ना वो रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो ओनली मेथड नहीं होता, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि ये मेथड सबसे अच्छे, रिलायबल और जो है ना वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देता है। ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट जो ना वो इदारे हैं हमारे पास, जैसे ये ASTM है, एक इदारा है AOAC उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं AOAC। ठीक है, ये जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन है एनालिटिकल केमिस्ट की। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट है, ए से पता नहीं क्या बनता है, अमेरिकन है, सॉरी ये भी, हाँ, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट है। ये भी जो ना वो हमारे हमें प्रोसीजर या मेथड डिफाइन करके बताते हैं कि इनके भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आमतौर पे यूज किए जाते हैं ना, जो ज्यादा वाइडली और कॉमन है, वो ASTM मेथड्स होते हैं। ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड जो ना वो टेक्निक्स एंड मेथड जो है ना, उनके मेथड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, किसी भी एनालिसिस को परफॉर्म करने, देखिए जब हम यहाँ पे एनालिसिस की डिस्कशन कर रहे हैं तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेबोरेटरी में डिस्कशन है हमारी सारी, वो लेबोरेटरी चाहे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री की लेबोरेटरी हो, जहाँ पे भी आप, अब भी यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि भाई जब हम डेवलपमेंट ऑफ मेथड पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कंसर्न होगा नए मेथड के साथ, कि नया मेथड हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स जो है उनको पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल का भी लफ्ज यूज होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल होती हैं, ये वो चीज होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, जो बिल्कुल कंपलसरी होती हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, और अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो होंगे तो वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कई दफा होता है कि हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल होते हैं किसी मेथड में, किसी प्रोसीजर में, कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको उसके अंदर थोड़ी जो ना वो रिलैक्सिबिलिटी या लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सॉरी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन प्रोटोकॉल जो होता है वो एक फिक्स, एक जो ना वो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि आपने ये काम करना है और करना ही है। अगर ये काम हुआ होगा तो ये जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली चार लफ्ज हैं, और मतलब ये आमतौर पे जब हम इनको यूज करते हैं तो हम एक ही सेंस में करते हैं, और ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो शायद
इस लेक्चर को तैयार करने से पहले जो ना मुझे खुद भी इतनी जो ना इनके बारे में इतनी क्लियरेंस नहीं थी कि टेक्निक, मेथड, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। मतलब बाज औकात लोग यूज करते हैं बायो 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 वगैरह के जो होंगे ना लोग रिसर्च से, बायो की रिसर्च से रिलेटेड, वो हमेशा प्रोटोकॉल का लफ्ज यूज करते हैं कि इसके प्रोटोकॉल मैंने लिख लिए हैं, इसके प्रोटोकॉल मैंने फॉलो कर लिए हैं, ये वो, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले जो है ना वो प्रोसीजर वगैरह का लफ्ज यूज करते हैं या मेथड का लफ्ज यूज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज के डिफरेंट नाम है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं, ये हमने भी देख लिया, ठीक है। तो ये चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम चलते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ जो है ना वो एक मेथड की डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे ध्यान में आता है कि एक मेथड को डेवलप करने की जरूरत क्यों पेश आती है। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। नंबर वन रीजन ये हो सकती है कि एक नया सैंपल है, बिल्कुल एक न्यू जो ना वो सैंपल है जो आपके पास नया डिस्कवर हुआ। फर्ज करें आप जो ना इंसान ने मार्स पे, मरीख पे मिशन भेजा है, वहां से एक सैंपल आया है। अब उससे जाहिर है वो तो सैंपल ही दूसरे सिरे से आया, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका एनालिसिस हुआ हो, तो उसके लिए हमें एक मेथड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जो है ना वो क्या से कहते हैं कि न्यू सैंपल भी हो सकता है, या यूं कह सकता है कि उसको जो ना वो इम्प्रूव करने के लिए, किसी एग्जिस्टिंग, इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मेथड, ठीक है। एक मेथड मौजूद था लेकिन उसका ना टाइम बड़ा लेता है वो, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड हो कि जो टाइम कम ले। या एक मेथड था जो कभी जो है ना वो रिजल्ट दे तो देता है, लेकिन जो है ना वो सिर्फ उसकी लिमिटेशंस बड़ी ज्यादा है, वो बहुत थोड़ी उसकी जो है ना वो लिमिटेशन से मुराद ये कि फर्ज करें वो एक मेथड था, वो 0.01 ग्राम या माइक्रोग्राम तक सही रीडिंग दे सकता है, उससे नीचे सही रीडिंग नहीं देता, ठीक है। उसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन यही है, सही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए फिर हमें एक नई मेथड की जरूरत पड़ती है, और हमने एक नया मेथड जो है वो क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। या फिर ये है कि आपका एक रिसर्च वर्क ही इस चीज पे है, आप इस चीज पे काम कर रहे हैं कि आपने एक नया मेथड डेवलप करना है और किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड के डेवलपमेंट के लिए कुछ सादे से असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उन प्रिंसिपल्स में जी हमारे पास सबसे पहला आ जाता है करेक्टराइज द सैंपल्स। देखिए किसी भी एनालिसिस को करवाने से पहले आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि आप, आपका सैंपल है क्या चीज, ठीक है। उसमें सैंपल से रिलेटेड डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, जैसा कि ये टेबल आपको नजर आ रहा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है भला, मैट्रिक्स किसको कहते हैं भला? सैंपल के अंदर एनालाइट के अलावा जो भी चीज होगी वो हाँ, मैट्रिक्स होगी सर। सामने नजर आ रहा है ना ये भी सैंपल के अंदर एनालाइट, एनालाइट क्या होता है? जिसके वो मतलब सैंपल का वो पार्ट जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो हमारा कंसर्न होता है जिसके साथ, ठीक है, जिस चीज के साथ, वो हमारा एनालाइट होता है। मिसाल के तौर पर आपने सैंपल लिया है, आपने जो है ना वो ये सुपीरियर कॉलेज के पास जो सेम है वहां से आपने सैंपल लिया पानी का, ठीक है, और आप उसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मरकरी और लेड और दूसरे जो कार्सिनोजेनिक्स हैं उनकी क्या वहां पे कंसंट्रेशन या है मिकदार। तो वो जो मरकरी और ये जो लेड है ये आपके एनालाइट हैं, और बाकी सारा कुछ जो कुछ भी है वो सारे का सारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में है क्या क्या, ठीक है। अच्छा, कई दफा मैट्रिक्स सिर्फ यही नहीं होता, आप सैंपल को जब ट्रीट करने के बाद आप मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपने सैंपल लिया, एक नहर से सैंपल ले लिया, पानी का सैंपल ले लिया, ठीक है। अब उस पानी के सैंपल को आपने क्या किया, फिल्टर किया, आपने उसमें से जो मिट्टी थी बाकी चीजें थी वो रिमूव कर ली, ठीक है। अब वो जो ना वो उसमें से हर तरह की जो पार्टिकल्स थे वो आपने रिमूव कर ले, अब वो जो नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है। अब ये आपका सैंपल है, तो सैंपल के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनमें जो आपकी इंटरेस्ट की चीज है उसके अलावा जो कुछ भी है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। वो जो मैंने मिसाल दी पहले वो मैट्रिक्स नहीं था, वो जाहिर है वो तो एक आपका सैंपल था इनिशियल, उसको आपने ट्रीट करना है, सैंपल को प्रिपेयर करना है और फिर उसको एक रिफाइंड फॉर्म में लेके आना है जो आपका सैंपल कहलाएगा, ठीक है। तो उस सैंपल, वो चीज जिसको आपने इंस्ट्रूमेंट में एनालाइज करना है या आपने जिसको एनालिसिस करना है, उसके अंदर एनालाइट के अलावा जो कुछ भी है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितनी को मिकदार हो सकती है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जाहिर है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमें एक रफ आइडिया होता है,
मिसाल के तौर पर आपको शक पड़ रहा है कि हमारे घर के पानी में जो है वो जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, TDS जिसको हम कहते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसकी जो ना वो एक क्वांटिटी एक हद से ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा जो एक नॉर्मल होती है उससे ज्यादा। अब फर्ज करें अगर नॉर्मल क्वांटिटी 400 है, तो आपका आइडिया ये होगा कि यार ये ना 400 से थोड़ी ज्यादा हो गया, तो ये तकरीबन 600-700 के करीब होगी। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा छोटा सा आइडिया होता है, वो PPM में या जिसमें भी यूनिट में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कि कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, उसके अलावा ये है कि क्वांटिटी ये भी मैट्रिक से रिलेटेड ही है कि कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं और कितने कितने मौजूद हैं। ठीक है, इनको जानना इसलिए जरूरी होता है कि बाज दफा हमें पता होना चाहिए कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन, साइड रिएक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, फर्ज करें आपने एक जो है ना वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मास्किंग एजेंट्स वाला। ठीक है, कि कई दफा हमारे पास सैंपल में ऐसी चीजें होती है मैट्रिक्स में, ठीक है, जो कि हमारे एनालिसिस को इंटरफेयर करती हैं, तो फिर उनको हम मास्किंग एजेंट की मदद से कवर कर देते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको सैंपल के बारे में एक थोड़ी सी भावना होगी कि सैंपल क्या चीज है, कहाँ से आया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर आप उसको जो है ना वो आगे लेके। उसके अलावा उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल बेसिक प्रॉपर्टीज जो है, जिनमें उसकी पीके वैल्यूज आ जाती हैं, पीएच वगैरह आ जाती है। ठीक है, उसका चार्ज या सॉल्युबिलिटी, वोलेटिलिटी, टॉक्सिसिटी वगैरह, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी से मुराद होता है कि वो डिकम्पोज तो नहीं होता लाइट में या टेम्परेचर पे, या किस टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, फिर ये उसकी पोलैरिटी वगैरह क्या है, और उसकी रिएक्टिविटी वगैरह, यूवी स्पेक्ट्रा, ये बेसिक चीजें हैं, ये जिनको ऑब्टेन करना बड़ा आसान है। कि भाई ये हमें एक इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए सैंपल की, ताकि हम एक मेथड की डेवलपमेंट की तरफ हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि भाई हमने किस सिम में जाना है, या हमने क्या क्या करना है, और किन किन चीजों से हमें वास्ता पड़ना है। ठीक है, तो एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना वो हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी के कैरेक्टराइजेशन सैंपल की होगी। फिर हमने मेथड के गोल डिफाइन करने होते हैं। जाहिर है कि हम विदाउट एनी गोल या विदाउट एनी जो ना वो ओरिएंटेशन या टारगेट हम नहीं मूव करते। तो हम जो मेथड डेवलप करना चाहते हैं उसका मकसद क्या है, मतलब उस मेथड का मकसद सैंपल में से क्या चीज एनालाइज करना चाहते हैं हम, कौन सा रिजल्ट, मतलब उसमें फर्ज करें क्या क्या का हम कोई चीज डिटेक्ट करना चाहते हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि भाई इज समथिंग इज प्रेजेंट और नॉट। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा मेथड डेवलप करना चाहते हैं जो चेक करे, जो चेक करके बताए, केमिकल मेथड, आप ये केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी, कोई भी किसी की तरह का मेथड हो सकता है। फर्ज करें आपके जो ना वो माइंड में ये आइडिया आता है कि भाई देखें जो पानी का एनालिसिस किया जाता है ना कैल्शियम वगैरह के लिए या मैग्नीशियम वगैरह की कंसंट्रेशन के लिए, तो वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन या से किया जाता है, या फ्लेम आयनाइजेशन वगैरह से किया जाता है, फ्लेम फोटोमेट्री से किया जाता है। तो मैं कोई ऐसा मेथड जो ना वो इजाद करूं, ठीक है, इन्वेंट करूं या डिजाइन करूं कि एट द स्पॉट उस पानी में मुख्तलिफ जो केटाइंस है उनकी कंसंट्रेशन हासिल हो जाए किसी भी तरह से। वो कोई भी मेथड, कोई जेल बना सकते हैं, कोई केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, कोई टाइट्रेशन, कोई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक अब ये जो मेथड है इसका गोल सिर्फ डिटेक्ट करना है कि क्या फलां चीज इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, एक गोल ये भी हो सकता है कि हम उसको क्वांटिटेट करें, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें कि हाउ मच इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर ये है कि आइडेंटिफाई में आ जाता है कि कौन सी चीज मौजूद है। ठीक है ना, ये होता है कि ये हम ब्लाइंडली जा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि भाई इसमें ये चीज मौजूद है। ठीक है, करेक्टराइज में उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, फिर ये भी होता है कि हमारा जो मेथड है उसमें सैंपल हमें बाद में चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मतलब ये अगर हमारा मेथड इस तरह का, कुछ मेथड इस तरह के होते हैं जिसमें सैंपल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्कार्ड हो, जैसा कि HPLC है या गैस क्रोमेटोग्राफी है या मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। इन सब में क्या होता है कि सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका यूवी विजिबल है इसमें सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता। मसलन आपने लैब में पढ़ा हुआ देखा था अपनी लैब में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल वाला, कि उसमें आप सैंपल को एक सेल में डालते हैं, उसमें से उसका एनालिसिस करते हैं, रीडिंग लेते हैं और उसको दोबारा निकाल लेते हैं। तो इसमें आपका सैंपल जाया नहीं होता। ठीक है, आप उसको दोबारा कहीं किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिनमें सैंपल जाया हो जाता है, जैसा कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक है, उसमें उसकी जो ना वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसा कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में आप लेमिनार फ्लो बर्नर या बर्नर में लगा के उसको जो है ना वो सैंपल को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं, फिर एटोमाइज करते हैं, फिर आयनाइज करते हैं, तो वो सैंपल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो ये भी आपने देखना होता है कि आपको जो सैंपल है एंड पे, एट द एंड ऑफ एनालिसिस, आपको सैंपल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर जाया हो जाए तो कोई मसला तो नहीं, ठीक है। या हो सकता है सैंपल इतना महंगा हो, फर्ज करें आप सोने का जो ना वो गोल्ड पे कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सैंपल इतना महंगा है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो जो ना वो एक एनालिसिस के बाद जाया हो जाए। तो हमें कोई ऐसा मेथड देखना पड़ेगा कि जो उसको जो ना वो वेस्ट ना होने दे, जाया होने से बचाए, ठीक है। तो ये आ जाता है जी कि हमने उसका मेथड का गोल डिफाइन करना है कि उस मेथड का गोल क्या है। क्या उसका गोल सिर्फ डिटेक्ट करना है, या उसका गोल क्वांटिटेट करना है, या आइडेंटिफाई करना है, करेक्टराइज को क्या गोल है उसका, ठीक है। और जो है ना वो ये रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमने फिर किस डायरेक्शन में मूव करना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है स्टेप, वो लिटरेचर सर्च है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना होता है कि जब भी आप किसी मेथड को डेवलप करने जा रहे हैं भाई, सबसे पहले तो आप देखते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जर्नल्स आ जाते हैं, इसमें बुक्स आ जाती हैं, इसमें जो ना वो आर्टिकल्स आ जाते हैं, कि दुनिया जहान में कहीं पे भी कोई चीज लिखी गई है वो सारा कुछ लिटरेचर में आ जाता है। आपने उसमें सर्च करना है कि आया कि ये वाली रिसर्च, ये वाला मेथड, या ये वाला जो सैंपल है, इसको पहले किसी ने एनालाइज किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसने कौन सा मेथड यूज किया था और उसका क्या रिजल्ट आया था, ठीक है। तो जब भी रिसर्च आप करते हैं तो उसमें आप एक लिटरेचर पे जो ना वो जाके ढूंढते हैं चीजों को, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए आपके पास डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनमें साइंटिफिक जर्नल्स आ जाते हैं, ठीक है। जर्नल्स, ये जर्नल के स्पेलिंग याद रखें, सही है ना, ये जी वाला जर्नल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बुक्स आ जाती हैं हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें पार्ट 2 में ना हमारा वाइवा हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है ना क्या से कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के जो होते हैं, चेयरमैन होता है बल्कि वहां में, हाँ, वो डॉक्टर मकशूफ साहब थे। तो उन्होंने हमारा वाइवा लिया था। हम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे लेकिन उनके पास वाइवा था, तो उनके ऑफिस में वाइवा हुआ। तो वहां पे जो ना वो जीसी फैसलाबाद से मेरे ख्याल कोई आए थे टीचर, क्या मुझे नाम नूम तो नहीं पता। तो उन्होंने हमारे एक दोस्त से पूछा था कि भाई जर्नल के स्पेलिंग क्या है, तो उसने GENERAL बता दिया था। तो जाहिर है ये इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं होना चाहिए। तो जर्नल्स में आप सर्च करते हैं, देखते हैं साइंटिफिक जर्नल्स। उसके अलावा जो है वो बुक्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो आपकी आ जाती हैं आर्टिकल साइंटिफिक, वो भी बेसिकली जर्नल्स में ही होंगी, ठीक है। फिर अ, ये जो एजेंसीज होती हैं जैसे ASTM है, ठीक है, ये मेथड प्रोवाइड करती हैं। ASTM, ठीक है। AOPA है, ठीक है। एक IPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। ISO है जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज करती है उसकी। तो ये सारी जगहों पे आपने देखना होता है। आजकल बड़ा आसान है कि आप सिंपली इंटरनेट पे जाते हैं और वहां पे सर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए बड़ी जो ना वो यूजफुल ऑप्शन, एक बड़ी बहुत बड़ी सहूलत है गूगल स्कॉलर, ठीक है। आप जस्ट टाइप करते हैं और आपको जो ना वो, जाहिर है गूगल का सर्च इंजन सबसे अच्छा है और उसको जो ना वो फाइंड करने में सबसे ज्यादा सहूलत रहती है गूगल स्कॉलर पे, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो ना वो रिसोर्सेज जिनको आप यूज कर सकते हैं। साइंस डायरेक्ट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, sciencedirect.com, ठीक है, जहाँ पे आप उसके बाद फिर रिसर्च के लिए एकेडेमिया और रिसर्च गेटवे, वो भी दोनों अच्छी हैं। रिसर्च गेटवे हो सकती है, एकेडेमिया है, और जो ना वो ये साइंस डायरेक्ट है बेसिकली। और उसके अलावा ये जो आ जाती है आपके जे स्टोर है एक, ठीक है, बहुत बड़ी। ये सारी जो है ना वहाँ पे आपको रिसर्च वर्क मिलता है, जो ना वो पेपर्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं और रिव्यूज मिलते हैं, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। अच्छा, उसके बाद ये साइड पे एक नजर आ रही है वेबसाइट, इसके बारे में कौन जानता है? साई हब के बारे में सुना हुआ नाम? ये सर सुना हुआ है, एक दफा सर्च भी किया हुआ, आई थिंक सो। इस पे आपको लॉग इन करना पड़ता है अपना ईमेल या जीमेल अकाउंट देके। कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या साइंस डायरेक्ट पे जाते हैं, आप बुक से सर्च करते हैं या साइंस आर्टिकल्स रिसर्च पेपर सर्च करते हैं,
तो उनमें से सारे के सारे जो ना वो फ्री नहीं होते। बहुत थोड़ी तादाद में ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनके जो ना वो अमूमन पैसे उसमें चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई आप इसको परचेज करें। बुक्स, ज्यादातर जो बुक्स हैं अच्छी इंटरनेशनल बुक्स, उनको, और मतलब कुछ तो मिल जाती है ना ऐसे आसानी से, जैसे जीडी क्रिस्टन या जो कॉमन बुक्स हैं, इनको बेशुमार वेबसाइटों ने चोरी छुपे रखा होता है जहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। हालांकि वो इलीगल है वो भी, और वो मॉरली भी गलत है, लेकिन बहरहाल गरीब गुरबा के लिए जो ना वो बहुत सारी राहें बनी होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह की जो ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साई हब, ठीक है। ये जो ना वो रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स डाउनलोड करने के लिए ना, फ्री में डाउनलोड करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन, कार्बन रशियन है ये। तो ये हैकिंग टाइप कोई सिस्टम है इनका, या जो भी इनका सूरत हाल है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी रिसर्च पेपर जो जहाँ पे आपको पैसे वो कह रहा है कि दें, आप खरीदें इसको, उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। या बटन दबाए ओपन का, तो वो आपके सामने जो ना वो पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर आपसे क्वेश्चन करना था। जी। सर अगर हम लोगों को पेपर पब्लिश करना हो अपना इंटरनेशनली कोई भी रिसर्च का, तो वो किस तरह करते हैं? उसके लिए ये होता है कि आप उसको पेपर को पहले बनाते हैं, लिखते हैं, सही है ना। और उसके बाद फिर आप जो जर्नल्स होते हैं ना डिफरेंट, उनको ईमेल करते हैं, आप उनको भेजते हैं कि जी ये हमारा पेपर है, तो ये इसको कंसीडर करें पब्लिश करने के लिए। उनके फिर एडिटर्स वगैरह होते हैं, वो उसको देखते हैं काम को, कि काम की नोयत क्या है, कोई उसकी वर्थ है या नहीं, फिर क्या वो छपने के काबिल भी है या नहीं। तो वो फिर वो अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है पेपर, तो फिर आपको ईमेल आ जाती है जी कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक्सेप्ट हो गया है, और फिर आपका जो ना वो पेपर जो ना वो फलां तारीख को या फलां जो एडिशन है उसमें पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये सूरत हाल सर होती है इसी का उसमें। मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ कि किस तरह से सेंड करते हैं, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस होता है, वो हाँ, सेंड उन कर देते हैं? हर आप जर्नल्स पे जाते हैं ना कि आपने किस जर्नल को सेंड करना है, हजारों की तादाद में जर्नल्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो उनका आप उनके वेबसाइट होती है, हर एक की, हर एक का एक एड्रेस होता है, उन्होंने दिया होता है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कि आपने इस एड्रेस पे आर्टिकल सेंड करना है अपना, ठीक है। सही है। तो और सर जो मशहूर होंगे हम तो उसी में पब्लिश करवाएंगे ना अपने, या कोई भी देखिए, बंदा उसमें पब्लिश करवाएगा ना? जो मशहूर होगा उसमें फिर पब्लिश करवाना बड़ा मुश्किल है। मतलब आपका काम इतना यूनिक और इतना जबरदस्त किस्म का होना चाहिए कि वो अगला, कि ये दुनिया में कभी पहले काम हुआ ही नहीं है, बिल्कुल एक नई चीज है, रिसर्च है लेवल की, उस लेवल की, तो फिर जाके वो पब्लिश होता है। अब और अगर देखना किसी उसमें माटी में आपके करवाएंगे वो पास तो ना फिर पड़ेगा ही नहीं। बेसिकली आपके पास दो तरह के जर्नल्स होते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये अगर विंडो कोई इंटरनेशनल, ये एक नया जर्नल है रिलेटिवली जो ना नया इस तरह से कि ये मतलब, अच्छा अच्छा, जर्नल्स की मैं बात कर रहा था। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ भाई, स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है। ये उन्होंने एक सर आ रही है, एक आ रही है सर। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि सबमिट योर आर्टिकल्स एट, ठीक है। और इस ईमेल एड्रेस पे आप आर्टिकल भेज देते हैं, और फिर वो वहां पे आपका जो आर्टिकल है वो क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। अब इसमें दो मसाइल क्या होते हैं, इसमें मसाइल ये होते हैं कि भाई इसमें मेरा भी पब्लिश हुआ था पेपर एक दफा, पता नहीं वो कौन सा था वॉल्यूम उसका, एडिशन और वॉल्यूम 17 में हुआ था कि पता नहीं 18 में हुआ था। तो उसमें ये होते हैं मसला ये होता है कि भाई आपके पास दो तरह के जर्नल्स होते हैं, एक होता है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर होता है और एक वो होता है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि जो आपका आर्टिकल है ना, जो आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है, वो उसको जाहिर है अगर कोई नई रिसर्च होगी और अच्छी रिसर्च होगी, तो उसको क्या करते हैं जी लोग जो है ना वो क्या करते हैं, उसको उसको पढ़ते हैं और फिर अपनी रिसर्च में उसका रेफरेंस देते हैं कि भाई मैंने ये जो मेथड है मैंने फलां मुनीब की रिसर्च से लिया है, और उसका वो रेफरेंस मेथड करते हैं। जितने लोग आपकी रिसर्च का रेफरेंस ज्यादा देते हैं ना, उतनी आपकी रिसर्च वर्क के पेपर की जो ना वो वर्थ ज्यादा होती जाती है, उसको इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फर्ज करें जो सर ज्यादा, आपसे कुछ और क्वेश्चन करना था। पहले हमें कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने हमारा पेपर पढ़ा हुआ है या कितने लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है? हाँ, वो ये होता है कि जब आप फर्ज करें, देखें आप एक कोई पेपर सबमिट करते हैं ना, रिसर्च पेपर, ठीक है ना। अब वो जो जितनी आपने उसमें बातें लिखी हैं, उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने उसमें मेथड कोई ना कोई यूज किया है, वो आपने खुद से याद नहीं किया होता, वो पहले किसी ना किसी ने किया होता है। या फर्ज करें आपने किसी का मेथड को लेके उसको थोड़ा चेंज किया है, तो आपने कहीं से कुछ पढ़ा था तो फिर आगे चले थे आप उसको,
ठीक है। तो वो जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो आपका होता है ना, वहां से आप लेते हैं उसका आइडिया, वहां से आपको मिलते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। उन रेफरेंस को आप अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करते हैं, या जैसा कि मैंने आपको उस दिन एक रिसर्च पेपर शेयर किया था, ठीक है। तो उसमें जो ना वो रेफरेंस मेंशन थे, मैं